हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार बता दीजिए। सब चीज़ ठीक है? आप भी बिल्कुल बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चैप्टर वाइज सारी चीज़ें चल रही है, साथ में गेस प्रश्न भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, साथ साथ सब्जेक्टिव करना भी हमारे पास जरूरी बन गया है, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, मेरे पास भी टाइम कम बचा है प्यारे बच्चों, कि आपकी तैयारी बहुत जल्दी करा सके। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, टाइम से अब क्लास करना है। डेली सुबह में 5 बजे आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के आज बताते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले, और बायो का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, एक अटेंडेंस बना दीजिए अपने सर के लिए। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद से देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे मैसेज करके प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और प्यारे बच्चों, एक बात की, अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या मिलने वाला है, पीडीएफ और नोट्स। और प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, याद रखिएगा, पीडीएफ मिलेगा और क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा और गेस प्रश्न मिलेगा। अगर आप नहीं लिए हैं तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा, 6299248935। आप इस पे फटाफट से संपर्क कीजिए और प्यारे बच्चों फटाफट से ये कोर्स ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं, और चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी को हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला कि जीवों में जनन जो है हमारा पहला चैप्टर है, और इसमें से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या आपसे पूछ देगा कि लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये पूछ देगा। या तो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में अंतर लिखिए, या प्यारे बच्चों पूर्ण इसका विस्तृत करें, यानी पूरा वर्णन करें। तो ये 5 नंबर में आ जाएगा। यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से डेफिनेटली 100% है कि 2025 एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से रेडी हो जाइए। हमसे क्या पूछा गया कि अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने आपको बताया कि जनन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जनन अंग भाग ले, है ना? जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जनन अंग, यानी प्यारे बच्चों या तो पुरुष भाग ले, या तो स्त्री भाग ले, या तो प्यारे बच्चों पिता भाग लेता है उसमें, या तो केवल माता भाग लेती है। यानी जनन की एक ऐसी विधि है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनन अंग भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है। जबकि लैंगिक के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 जनन अंग भाग लेता है, जैसे माता पिता एकदम दोनों का जरूरी है, तभी प्यारे बच्चों वो लैंगिक जनन कहलाएगा। जिसमें माता भी भाग ले, पिता भी भाग ले, यानी नर के साथ नारी भी भाग ले, है ना? तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? तो वो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन की क्रिया कहलाएगी, जो कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट हम नहीं करेंगे, फटाफट से सब्जेक्टिव कराएंगे। और जैसे आपको पता होगा कि जो अलैंगिक जनन होती है वो लैंगिक जनन की अपेक्षा में थोड़ा सा सरल होती है, आसान होती है ना? क्योंकि इसके जनन कोशिका यहाँ पे क्या होती है, एकल जनन की होती है, ठीक है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आप देखिए कि अलैंगिक जनन क्या है। तो इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात जिस जनन क्रिया में एक जनन अंग भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जो कि हम आपको अभी जस्ट समझाए कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जनन अंग भाग ले, या तो पुरुष या तो स्त्री, या तो आपके माता या तो पिता, यानी कहने का मतलब क्या, एक ही जनन अंग भाग लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हो गया इसका अमीबा, है ना? अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, यानी एक जनन कोशिका 2 खंडों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ देगा, और प्यारे बच्चों क्या करेगा, विभक्त हो जाएगा, तोड़ के नया संतति का निर्माण कर देगा। तो वो क्या कहलाएगा, द्विखंडन की क्रिया कहलाएगी। प्यारे बच्चों अमीबा होगा,
पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जितनी भी सारी चीजें आती हैं ये क्या होती है बाबू, तो ये सब होती है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों द्वारा होती है, जैसे निम्नलिखित प्रकार में लिखा गया कि द्विखंडन किस किस में होता है, तो अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरामीशियम में यहाँ पे अलैंगिक जनन की कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो आपको बताना है कि द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन क्या होता है, जिसमें एक जनन कोशिका अपने आप को दो भागों में तोड़ देती है, खुद को दो भागों में तोड़ के क्या करती है, नए संतति का निर्माण कर देती है, जन्म दे देती है। तो उसी को हम लोग अलैंगिक कहते हैं और उसी को हम लोग द्विखंडन की क्रिया कहते हैं। और द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में। क्लियर हो गया, एक बार बताइए। चलिए अब देखिए कि बहुखंडन क्या है। बहु का मतलब क्या, बहुत सारे खंडों में टूटना। यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे बहुखंडन की बात किया जाए जिसमें एक जनन कोशिका क्या होगी, अपने आप को बहुत सारे ऐसे खंडों में तोड़ देगी और बहुत सारे खंडों में तोड़ने के बाद से क्या, बहुत सारे संततियों का निर्माण कर देगी, बहुत सारे संतति को जन्म दे देगी। तो उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मुकुलन। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मुकुलन क्या है, इष्ट है, हाइड्रा है, तो प्यारे बच्चों जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मुकुलन जो होता है, मुकुलन का मतलब क्या, मुकुल होता है। यानी मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, मान लीजिए कोई भी फिगर हम बना देते हैं, ये प्यारे बच्चों मान लीजिए कि हाइड्रा, इसमें से एक मुकुल हुआ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बड़ा होते होते ऐसे हो जाता है ना कि ये बड़ा होते होते एक दिन ऐसा आएगा प्यारे बच्चों कि इसमें से क्या होता है, ये निकल के अलग अपना संतति बना लेगा। क्या करेगा, ये प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये ऐसे सही से बनाने दीजिए, ये जो मान लीजिए ये हाइड्रा है प्यारे बच्चों, इसमें से ये निकलते निकलते क्या होगा, निकल के अपना एगो नया यहाँ पे क्या करेगा, संतान बना लेगा। तो ये क्या होता है, मुकुलन कहलाता है। और मुकुलन की क्रिया किसमें होती है, तो इष्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारी चीजों में क्या होती है, मुकुलन की क्रिया होती है। और मुकुलन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी ले लीजिए। अब देखिए अलैंगिक जनन, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, हमने क्या बताया, मुकुलन, मुकुलन किसमें, इष्ट, हाइड्रा। अभी ना पढ़े थे कि मुकुलन किसमें होता है, मुकुलन जनन किसमें होगा, तो हाइड्रा में होगा, इष्ट में होगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो मुकुलन का मतलब हमने क्या बताया, हमने बताया प्यारे बच्चों मुकुलन का मतलब कि मुकुलन का मतलब ये बताया कि किसी भी यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रा में से एक मुकुल हुआ, उदय होता है इसके शरीर में से, कहीं से भी निकल जाता है और वो बड़ा होते होते खुद को इससे क्या करता है, अगर अलग हो जाता है। यानी ये क्या हो, ये नया हाइड्रा का निर्माण कर देता है। यानी हाइड्रा क्या करता है, अपना संतति क्या करता है प्यारे बच्चों, उत्पन्न कर देता है। यानी मुकुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे, जो कि आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मुकुलन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। ये तो सबको पता है, ठीक है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग की ओर निकलता है। शरीर पे क्या हुआ, उभरा सा एगो भाग निकला, ये प्यारे बच्चों हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में क्या हुआ, शरीर में एगो उभरा हुआ भाग यहाँ से निकला, ठीक है। अब देखिए निकलता है, जैसे मुकुलन, यहाँ पे जैसे मुकुल कहते हैं, जिसे हम इसे क्या कहेंगे, जिसे मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो मुकुल है ये क्या होगा, अब यहाँ पे उभरा हुआ है ना, ये आस्ते आस्ते बड़ा होने लगेगा, ठीक है। और बड़ा होते होते क्या करेगा, ये जो पहला वाला हाइड्रा था ना, इससे क्या करेगा, अलग हो जाएगा और यहाँ पे अपना अलग संतान ये हाइड्रा उत्पन्न कर देगा। यानी कैसे होता है, बाहरी यहाँ पे क्या होता है, उभरा हुआ होता है, निकला। यहाँ पे फिर शुरू से पढ़ने दीजिए, तभी समझ में आएगा, बीच में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। देखिए मुकुलन एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक जनन की क्रिया। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, बाहर की तरह उभरा हुआ होता है, जिसे ही हम लोग मुकुल कहते हैं, जिसे ही हम लोग मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और जनक के जीव से, ये जो जनक है ना, इसी पे ना उगा है, तो यही ना जनक है। यानी मान लीजिए इसके माँ बाप है, इसी से ये क्या करता है, यहाँ पे ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या, शरीर पे एक उभरा हुआ हिस्सा है ना, शरीर में एगो उभरा हुआ हिस्सा अलग हुआ, अलग हो गया, मतलब शरीर में एगो मान लीजिए कि हाइड्रा के शरीर में एगो मुकुल हुआ, यानी उभरा हुआ भाग निकला। अब वो धीरे धीरे बड़ा होते होते क्या हुआ कि उस शरीर से अलग हो गया, वो खुद को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। यानी जो जनक है, यानी जनक कौन है, इसी के शरीर में से तो निकला है ना, इसी के शरीर में से ये मुकुल हुआ है ना, यानी इसी के शरीर में से अलग हो जाता है। यानी ये अपने जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, एक बार बताइए, फटाफट से बता दीजिए।
चलिए अगला देखिए कि क्लोन या एक पुंज की परिभाषा लिखे। क्लोन या एक पुंज, तो आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इतना आपको क्लियर रखना है कि क्लोन या एक पुंज क्या है, क्लोन किसे कहते हैं, एक पुंज किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग कहते हैं क्लोन। और ये सारा 2025 एग्जाम के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्लोन या एक पुंज की परिभाषा बताइए। एक पुंज को एक लाभ और एक हानि भी बताइए, यानी क्लोन और एक पुंज क्या होता है और इसके लाभ और हानि को भी बताना है। तो क्लोन या एक पुंज हम आपको बता दिए कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को क्लोन या एक पुंज कहा जाता है। यानी आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, अर्थात जिसका आकार और अनुवांशिक गुण समान रहे। ऐसे लिखना है कि जिसका आकार और अनुवांशिक गुण समान रहे उसे ही कहा जाता है क्लोन या एक पुंज कहा जाता है। अब देखिए कि इसके लाभ क्या हैं, तो लाभ लिखना है कि इसके निर्माण से घातक बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि बीमारियों का इलाज संभव है क्लोन या एक पुंज से। और दूसरा हानि क्या है कि एक ही प्रकृति के कारण प्रजनन दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ये आप लाभ और हानि लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आई। अगला यहाँ पे देख लीजिए, वही है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फटाफट से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटते हैं। चलिए अगला है कि द्विखंडन तथा बहुखंडन के उदाहरण के साथ समझाएं कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है और 2025 में भी ये आ सकता है कि द्विखंडन क्या है या बहुखंडन क्या है। तो द्विखंडन का मतलब क्या, दो खंडों में टूटना, यानी प्यारे बच्चों जिसमें एक जनन अंग यानी एकल जनन अंग जो होता है प्यारे बच्चों, एक जनन कोशिका होगी, क्या होगी, दो खंडों में टूट के अपने आप को विभक्त कर लेगी, बांट लेगी, तो उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन। और द्विखंडन किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम हो गया और क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है युगलिना हो गया, अमीबा हो गया। तो इसमें क्या पाया जाता है, द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विखंडन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक जनन कोशिका दो समान भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा है, ये अमीबा की कोई रचना नहीं होती है। पहली बात यहाँ पे अमीबा की कोई संरचना नहीं होती है। तो देखिए मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा यहाँ पे है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये अमीबा है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, ये अमीबा है, ये मान लीजिए अमीबा है। अमीबा की कोई संरचना नहीं होती है। ये मान लीजिए अमीबा में क्या, ये एकल जनन कोशिका है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, खुद को क्या करेगी, एक जनन कोशिका दो भागों में अब टूटना स्टार्ट हो, दो भागों में क्या करेगी, खुद को बांटेगी, ठीक है। यहाँ पे दो भागों में बांटना स्टार्ट करेगी और एक दिन ऐसा आएगा प्यारे बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा कि ये इतना अलग हो जाएंगे कि ये क्या करेंगे, ये अलग संतति का निर्माण कर देगा। और यहाँ पे ये वाला अलग हो जाएगा पार्ट, नीचे वाला अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि द्विखंडन की क्रिया क्या होती है, जिसमें एक जनन कोशिका दो भागों में, दो समान भागों में टूट के खंडित हो जाती है, अलग हो जाती है और नए संतति का निर्माण कर देती है। यानी यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें एक जनन कोशिका है, ये क्या कर रही है, अब दो खंडों में टूटना स्टार्ट कर रही है, समान है ना। देखिए अब देखिए दो खंडों में टूटना यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब ये टूटते टूटते क्या होगा, ये अलग हो गया संतति और ये अलग हो गया। यानी अपने आप को, जिसमें एक जनन कोशिका क्या करती है, टूट के अलग हो जाती है, दो खंडों में ही टूटेगी, दो खंडों में ही टूट के विभक्त हो जाती है और ये इसका नया संतान, ये इसका नया संतान, यानी अपने आप को तोड़ के नया संतान बना लेती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि द्विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकल जनन कोशिका क्या करती है, खुद को समान यानी दो भागों में विभक्त के अलग कर देती है और नए संतति का निर्माण कर देती है, जिससे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो द्विखंडन की क्रिया कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत एक जनन कोशिका दो समान भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम संतति कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। प्रत्येक संतति कोशिका पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि कर पुनः जनक के समान यहाँ देखिए वयस्क बन जाती है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो अमीबा है ना, ये क्या किया, इसमें एकल जनन कोशिका है, वो खुद को दो भागों में तोड़ के विभक्त कर लिया, फिर ये आकार में बड़ा होगा। फिर ये जो संतति है ना, ये जो संतति है, इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी अपने आप को क्या आकार में वृद्धि करके ये भी तोड़ के दो भागों में बांटेगी, ये भी तोड़ के दो भागों में बांटेगी। तो इसी प्रकार से अमीबा क्या होता है प्यारे बच्चों, अमीबा में जनन की क्रिया पाई जाती है। प्यारे
बच्चों इसमें ये भी क्या करेगा, अपने आप को 2 खंडों में तोड़ देगा, ये भी क्या करेगा, अपने आप को 2 खंडों में तोड़ देगा, जो उससे संतान हुआ होगा वो भी क्या करेगा, वो भी 2-2 खंडों में तोड़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होती है अमीबा की, आपको याद रखना है कि अमीबा की प्यारे बच्चों क्या होती है, यहाँ पे द्विखंडन होती है अमीबा में। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए बहुखंडन की बात करें कि बहुखंडन क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि बहु का मतलब क्या, बहुत सारा, खंड मतलब क्या, टूटना, यानी बहुत सारे खंडों में टूटना। यानी जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जनन कोशिकाएं बहुत सारे खंडों में टूट के क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है और प्यारे बच्चों नए संतति का निर्माण कर देती है, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन की क्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे किसमें पाया जाता है, ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम है, ये क्या है प्यारे बच्चों, प्लाज्मोडियम में इसमें क्या है, एक जनन कोशिका है, एक क्या है, जनन कोशिका है। क्या कर रही है, अपने आप को देखिए छोटे छोटे बहुत सारे खंडों में तोड़ दे रही है, देखिए छोटे छोटे बहुत सारे खंडों में तोड़ के और प्यारे बच्चों ये नए संतति का क्या कर रही है प्यारे बच्चों, निर्माण कर दे रही है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुखंडन की क्रिया कहलाएगी। तो ये प्यारे बच्चों फिगर को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में सुधारण अंतर स्पष्ट करें। यानी लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में सुधारण अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन अंग भाग लेता है, जबकि लैंगिक में क्या होता है, आपको याद रखना है कि 2 जनन अंग भाग लेता है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की अपेक्षा सरल होती है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया हार्ड होती है। इसमें क्या होगा, युग्मक नहीं बनेंगे, उसमें क्या प्यारे बच्चों पाए जाएंगे, युग्मक का निर्माण होता है। तो बहुत सारी, आप तो बहुत सारा लिख सकते हैं, जितना आप चाहे उतना लिख सकते हैं। जैसे देखिए यह जनन की आप देखिए तेज तथा सरल विधि होती है। जैसे हमने बताया कि अलैंगिक जनन जो होता है जनन की अपेक्षा क्या होता है, तेज होता है, ठीक है, और आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जनन की तेज और यहाँ पे क्या होती है, सरल विधि होती है, और यह जनन की जो होती है धीमी तथा जटिल विधि की होती है, ठीक है। अब यह यहाँ देखिए कायिकी कोशिका में पाया जाता है, ये कायिकी कोशिका में पाया जाता है, यह जनन कोशिका में पाया जाता है ना। ये कायिक कोशिका में पाया जाता है, ये जनन कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए कि इसमें केवल एक ही प्राणी का योगदान होता है, यानी एक ही प्राणी भाग लेता है, जबकि इसमें 2 प्राणियों का योगदान होता है। 2 प्यारे बच्चों क्या जनन अंग हमको लगेंगे, ठीक है, ये भी चाहिए। अब देखिए चौथा है कि इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये एकल जनन से होता है। तो जब एकल जनन से होगा तो युग्मक निर्माण कैसे होगा, जबकि जो लैंगिक जनन होगा उसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होती है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ देखिए क्लोन पाया जाता है। बाबू याद रखना है कि अगर आपसे पूछे अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में क्लोन पाया जाता है, जबकि प्यारे बच्चों जो लैंगिक जनन होगा उसमें क्लोन नहीं पाया जाएगा, एक पुंज नहीं पाया जाएगा। एक पुंज क्या है, तो आकारकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग एक पुंज कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। फटाफट से चलिए अब बढ़िए आगे कि यहाँ देखिए कलिका तथा पत्र, यहाँ देखिए पत्र, यहाँ पे क्या है, पत्र कलिका को यहाँ पे उदाहरण सहित प्यारे बच्चों लिखना है। यानी आपको याद रखना है कि कलिका हो चाहे पत्र कलिका हो, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कलिका हो तथा यहाँ देखिए यहाँ देखिए पक्रलिका जो होती है, यहाँ पे पत्र पकलिका जो होती है, उसमें आपको सुधारण सहित अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए जो कलिका होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक पौधे के तने पर एक छोटा सा पार्श्व या टर्मिनल उभरा फूल पत्ती या अंकुर में क्या होता है प्यारे बच्चों, विकसित होता है ना। नलिका के उदाहरण जैसे मान लीजिए कि सूर्यमुखी, आलू, केडवन, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कलिका क्या होती है कि एक पौधे के तने पर, यानी कोई भी पौधा उसका जो तना होता है, तने पर एक छोटा सा पार्श्व या टर्मिनल उभरा हो, जो फूल पत्ती या अंकुर में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। यानी तने पे कुछ उगा और वो क्या बन गया, फूल बन गया या पत्ती बन गया, कुछ भी बन गया, है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे इसका एक उदाहरण है, आलू देखते होंगे, आलू के क्या होता है, तना है, आलू के तने पे क्या आंख निकल जाता है ना, वो फिर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, वो फिर वृक्ष बन जाता है ना। तो इसी प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, सूर्यमुखी हो गया, किवन हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। पत्र यहाँ पे क्या है, प्रकलिका जो होती है वो क्या होती है कि एक संघनित सहायक कली वनस्पति जैसे को पत्र कलिका कहा जाता है। यह वनस्पति प्रजनन में मदद करता है। जैसे यहाँ देखिए डायस्कोरिया,
ग्लब्बा, एगो, ये सब इसके उदाहरण है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 2022 में ही आया हुआ है, ये भी जान लेना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला है कि जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होता है, जब भी किसी भी जीव जंतु का जन्म से लेके जब तक प्रकृति मृत्यु उसकी नहीं हो जाती है, जब तक वो प्राकृतिक रूप से मर नहीं जाता है, तब तक के अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या होता है, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है ना, जन्म से लेके जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता है, यानी आपको ऐसा लिखना है कि जनन अवधि क्या है, तो आपको लिखना है कि यहाँ पे कि जन्म से लेके प्रकृति मृत्यु के बीच की जितनी भी अवधि होती है, यानी समय होता है, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखिए कि जीवों का जन्म से लेके जीव की जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, उस टाइम की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। क्या होता है, पहले जीव का जन्म होता है, फिर जीव बढ़ने लगते हैं, उनमें वृद्धियां होती है, फिर प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, जीवों में जनन करने की प्यारे बच्चों क्या होती है, मतलब प्रक्रिया हो जाती है ना। यहाँ पे उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होती है, यानी प्रजनन अवस्था आता है, उसके बाद से क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है हमारा लाइफ स्पेन। अब देखिए निम्नांकित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दें, है ना, सबको परिभाषित करना है और एक एक उदाहरण देना है। जैसे आभासी फल क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अनिषेक जनित फल क्या है ना। आभासी फल के बारे में पहले जानते हैं कि ये आभासी फल आखिर होता क्या है। तो आभासी फल क्या है, आभासी फल को फल के रूप में तब परिभाषित किया जाता है जिसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा अंडाशय से नहीं बल्कि दूसरे यहाँ देखिए आसान यहाँ देखिए असन उत्तक से प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिए सेब, है ना, सेब का क्या कहते हैं, हम पुष्प खाते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए होगा सेब, है ना। स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, चले कोई बात नहीं, ये भी है, कोई बात नहीं है। आभासी फल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आभासी फल को फल के रूप में तब परिभाषित किया जाता है जिसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा अंडाशय से नहीं बल्कि दूसरे अन्नास उत्तक से प्राप्त होता है। आभासी फलों के अन्य प्रमुख उदाहरण जैसे देख लीजिए स्ट्रॉबेरी, अनानास, यहाँ देखिए सातूत, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अनिषेक जनित फल क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अनिषेक फल क्या होता है, पार्थेनोकॉर्पिक फल क्या होता है, जो बिना निषेचन के ही फल बनाने की प्रक्रिया कर ले, है ना, यानी बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए यह क्या होता है, अपरागित पुष्पों में होता है। इस तरह यहाँ आप देखिए बनने वाले फल यहाँ पे साधारणतः क्या होते हैं, तो बीज रहित होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए बीजांड को परिभाषित करें, 2014 का क्वेश्चन है। बीजांड जो पुष्पी पौधों में हमने आपको बताया था कि जो पुष्प की संरचना होती है उसमें जो जयांग होता है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से, इसमें जयांग, पुष्पों में जयांग कुछ इस प्रकार से होता है। इसी के अंदर प्यारे बच्चों अंडाशयों का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये इसका नाम है स्टिग्मा, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, स्टाइल, और इसका नाम क्या है, ओवेरी, ठीक है, अंडाशय, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि बीजांड को परिभाषित करें, तो आपको सिर्फ लिख देना है कि प्रत्येक अंडप में एक उसका निचला भाग फूला हुआ होता है। प्रत्येक अंडप में एक जो निचला इसका भाग देखिए फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग अंडाशय यानी ओवरी, हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसको ओवरी कहते हैं। इसके ऊपर की एक पतली नली के समान संरचना होती है, इसके ऊपर एक पतली यहाँ पे नली की संरचना होती है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। जिसे स्टाइल का मतलब क्या, वर्तिकरा कहते हैं। वर्तिकरा यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्तिकरा कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्तिकरा कहते हैं, वर्तिकता यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्तिका कहते हैं, ये आपको वर्तिकाग्र तो ऊपर वाला हो गया, यानी वर्तिका इसको कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। इसके ऊपर एक यहाँ देखिए घुंडी की समान संरचना होती है, घुंडी की समान संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब परागण की क्रिया होती है तो क्या होता है, आपको याद रखना है कि जो पुष्प का जो नर भाग होता है, यानी जब पुष्प का परागकण क्या होता है, इसी यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा में आता है ना, यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तब प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इसके
अंदर आता है ओवरी, तब प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, पुष्प में जनन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जिसमें वर्तिका कहते हैं, यानी कहने मतलब क्या, वर्तिका कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि वर्तिका कहते हैं, वर्तिका वर्तिका वर्तिका। अब देखिए तथा इसके ऊपर एक घुंडी के समान की संरचना होती है जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, और यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यानी ये पुष्प का क्या होता है, मादा, यानी जयांग होता है, स्त्री केसर होता है। फिर से समझिएगा एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता चुके हैं पहले ही, हम आपको फिगर बना चुके हैं क्या होता है जयांग का एक, प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, जयांग का एक, यहाँ पे आपको याद रखने की फिगर हो गया, जिसमें ये क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो लंबा सा घुंडी सा होता है, यहाँ पे लंबा सा जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, वर्तिका कहते हैं इसको। अब इसको क्या कहते हैं, ओवेरी, यानी अंडाशय, ओवेरी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बस लिख देना है कि प्रत्येक अंडप में एक उसका निचला भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसको हम अंडाशय कहते हैं, इसी के अंदर अंडाशयों का निर्माण होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर जो होता है प्यारे बच्चों घुंडी सी जो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों वर्तिकाग्र कहते हैं। और यही पुष्प का क्या होता है प्यारे बच्चों, मादा जननांग होता है। तो आप इसको लिख दीजिएगा। चलिए कूट फल के बारे में उदाहरण बताइए। कूट फल क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2013 का है कि कूट फल क्या होता है। तो देखिए जब किसी फल का यहाँ पे गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के किसी अन्य भाग से भी होता है, तो उसे ही हम लोग कूट फल कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों सेब हो गया, शरीफा, उसमें सेब नहीं होता है, उसमें नाशपाती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग से भी हो जाए, अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग से भी अगर प्यारे बच्चों क्या होता है, अंगों से हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस फल को कूट फल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सेब हो गया, शरीफा हो गया, ये सब क्या है, कूट फल के एक उदाहरण, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला है कि मोनोकार्पिक, यहाँ पे क्या होगा, मोनोकार्पिक होगा। मोनोकार्पिक फलों के उदाहरण से परिभाषा दें, यानी मोनोकार्पिक फल क्या होते हैं। तो मोनोकार्पिक फल की बात करें तो मोनोकार्पिक फल उस फल को कहते हैं जो मोनोकार्पिक पौधा, अर्थात जो पौधा एक बार फल यहाँ पे फल देके मृत हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक फल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, जैसे केला है ना, यहाँ पे मोनोकार्पिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि जो ऐसा पौधा जो एक बार फल देके मृत हो जाए, जैसे केला आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला के निम्नलिखित को परिभाषित करें, स्वपरागण तथा परपरागण, है ना, स्वपरागण तथा परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण की क्रिया क्या होती है कि याद रखना है कि स्वपरागण क्या होता है, तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, हमने जब यहाँ पे मादा यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ऐसे हमने बनाया था प्यारे बच्चों, हमने ऐसे बनाया था, आपको पता है अभी कि हमने जयांग कुछ ऐसे बनाया था, जिसमें प्यारे बच्चों क्या ये क्या होता है, वर्तिकाग्र, यानी किसी पुष्प का परागकण, यहाँ पे याद रखना है कि उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। और परपरागण किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि उसी जाति के दूसरे पौधों, जैसे यहाँ पे 2 गुलाब का फूल है, ठीक है, 2 गुलाब का पौधा है, एक इस पे फूल लगा हुआ है, एक इस पे फूल लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इस फूल का परागकण क्या होगा, उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी फूल के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपरागण की क्रिया कहेंगे। यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के क्या हो जाए प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे हम लोग परपरागण की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे पहले स्वपरागण क्या है कि यहाँ पे यदि एक फूल के परागकोश से निकलने वाली परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। यानी एक ही पौधे, मान लीजिए एक गुलाब का पौधा है, इसमें बहुत सारे फूल लगे हैं, इस फूल का प्यारे बच्चों मान लीजिए क्या परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, चाहे इसी फूल का परागकण इसी के वर्तिकाग्र तक, चाहे इसका परागकण इसके साथ, तो उसे स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण में क्या होगा, 2 गुलाब का पौधा है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मान लीजिए इसमें सारा ये फूल है, तो किसी भी फूल का परागकण उड़ के चाहे कीड़ा के द्वारा चाहे प्यारे बच्चों जल के द्वारा अगर आ जाता है उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प में, तो उसे हम लोग परपरागण की क्रिया कहते हैं। तो ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए वायु परागण क्या है, ये तो परपरागण हमने जान लिया कि वायु परागण, अब यहाँ पे जानना है क्या है। जैसे प्यारे बच्चों वायु परागण हमने देखा है कि वायु परागण क्या होती है, तो इस प्रकार के परागण में क्या होता है, हवा के झोंकों के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है,
कोई पौधा है, इसमें फूल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, उसी जाति का, जैसे यहाँ पे कोई फूल है उसी जाति का, यहाँ पे एक ही समान फूल है। अब इसमें क्या होगा, इस फूल का यहाँ पे परागकण हवा का झोंका चला और आ गया इस फूल के वतिकाग्र तक, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वायु परागण। अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो, जैसे प्यारे बच्चों मक्का में होता है, ठीक है, मक्का में इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, गेहूं हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर को स्पष्ट करें। शुक्राणु जनन, अंड जनन। शुक्राणु प्यारे बच्चों कहाँ निर्माण होता है, शुक्राणु का वृषण में निर्माण होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। फिर अधिवृषण में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। फिर प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, यहाँ पे वो जो यहाँ पे शुक्राशय नली होती है उसके द्वारा कहा जाता है, शुक्राशय तक जाता है। और शुक्राशय में क्या होते हैं, परमाणु परिपक्व, मतलब कहने का मतलब उसको पोषण दिया जाता है। परिपक्व तो अधिवृषण में होते हैं, यहाँ पे शुक्राशय में क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु को क्या होता है, पोषण प्रदान होता है, ठीक है। वो लंबे समय तक वहां पे रहते हैं, फिर मूत्र मार्ग द्वारा प्यारे बच्चों निषेचन की क्रिया में निकल जाते हैं। तो ये तो आपको शुक्राणु के बारे में जानते हैं। यानी शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली क्रिया है, जबकि यह अंडाशय में होने वाली क्रिया है। अब देखिए कि इसके एक प्राथमिक, यहाँ देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट में 4 कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 4 कोशिका बनते हैं, जबकि इसके प्राथमिक साइट में एक अंडाणु बनता है, ठीक है। एक अंडाणु केवल यहाँ पे अंड जनन में बनता है। इसमें यहाँ देखिए ध्रुवीयकाय नहीं बनते हैं, शुक्राणु जनन में ध्रुवीयकाय नहीं बनते हैं, जबकि इसमें ध्रुवीयकाय बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसमें आप देखिए अपेक्षाकृत कम समय लगता है, शुक्राणु बनने में कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है अंडाणु बनने में। तो ये आपको क्लियर रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है ये आप लोग बता दीजिए। थोड़ा सा सर में दर्द है बाबू, इसलिए थोड़ा सा इतना तेजी से हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इतना तेजी से क्लास हम कभी नहीं करवाते थे। तो थोड़ा सा सर में दर्द है, इसलिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों समझ जाइए, बहुत तेज दर्द है, इसलिए हम क्लास थोड़ा सा तेजी से करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सिंपल सा, कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और प्यारे बच्चों इसलिए यह शुक्राणु की गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि ये प्यारे बच्चों शुक्राणु की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा ये प्रदान करता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि ये शुक्राणुओं के प्यारे बच्चों क्या करता है, आपको याद रखने की गति करने में आवश्यक ऊर्जा को ये प्रदान करता है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सर में दर्द है तो इसलिए हम जल्दी करा भी दिए, तो उतना समझाए भी नहीं है, फिर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से। और आप लोग सुबह में 5 AM में ना उठ के क्लास करने का आदत डालिए, ठीक है। इतना कम बच्चे आ रहे हैं, आप लोग प्लीज आइए सुबह में 5 बजे। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।